नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। सुबह के बज गए 9 और वक्त है हमारे प्राइम बुलेटिन गंगा प्राइम का। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई है। नोएडा में ग्रेटर नोएडा की यह कंपनी बताई जा रही है और कंपनी के गोदाम में आग लगी है और तस्वीरें भी हमने आपके सामने रख दी हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची हुई दिख रही हैं। गोदाम में आग लगी है और ये यामाहा कंपनी के ऑटो पार्ट्स का गोदाम बताया जा रहा है। यामाहा कंपनी के ऑटो पार्ट्स का गोदाम है जहां से धुएं का गुबार, धुआं उठता हुआ आपको दिखाई देगा। ये गोदाम आग पर काबू पाने की कोशिशों के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड के आग पर काबू पाने के लिए पहुंची हुए हैं जो गोदाम के इर्द गिर्द है। देखिए दोनों तरफ तस्वीरों में दिख रही है। फायर ब्रिगेड की 3-4 गाड़ियां तो कम से कम तस्वीरों में दिख रही हैं। हो सकता है इससे ज्यादा गाड़ियां हो। अभी आग लगी किन वजहों से ये पता नहीं चल पाया। ये मामला है सूरजपुर थाना इलाके का। ये तस्वीरें हैं सूरजपुर थाना इलाके की। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर का ये इलाका है और ये यामाहा कंपनी के पार्ट्स का ये गोदाम था और अचानक आग लगी। किन कारणों से आग लगी ये अभी क्लियर नहीं है। ये क्लियर नहीं है। नुकसान कितना हुआ है, जानमाल की क्षति हुई है या नहीं हुई है, ये भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सूचना मिल रही है आग की मिल रही है और आग की लपटें हैं, धुआं उठ रहा है और वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची हुई दिख रही है जो आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरों को अगर आप देखें, फायर ब्रिगेड की जद्दोजहद को अगर आप देखें तो उसके बाद भी धुआं उठता हुआ दिख रहा है, यानी कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बुलंदशहर के कोतवाली नगर के नारसल घाट इलाके में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई जिसमें लाखों रुपयों का माल जलकर खाक हो गया। वहीं आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और कोतवाली नगर पुलिस ने आग पर काबू पाने के लिए 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई और आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी उस पर काबू नहीं पा सके। तो चीफ फायर अधिकारी ने बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद में अनूप शहर से फायर ब्रिगेड की अन्य गाड़ियों को मंगवाया, जिसके बाद 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अगर आप रात की तस्वीरों को देखेंगे तो रात में धुआं दिखना मुश्किल होता है, लेकिन नाक की लपटें और धुएं का गुबार दिख रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी होगी इस कबाड़ के गोदाम में। कबाड़ का गोदाम भले ही था लेकिन किसी की संपत्ति थी और उसको बेचकर वो बड़ा मुनाफा कमा सकता था और लाखों रुपए का नुकसान उसको हुआ है, ऐसी आशंका है। जताया जा रहा आग पर काबू पाने के लिए एक साइड से दीवार को ढाया भी गया था ताकि आग दूसरी तरफ बढ़ ना सके और उधर से बुझाने की कोशिश में जेसीबी मशीन का भी इस्तेमाल किया गया। लखनऊ में आम्रपाली ग्रुप का ऑडिटर गिरफ्तार किया गया और ईडी ने अनिल कुमार मित्तल, जो कि ऑडिटर बताया जा रहा है आम्रपाली ग्रुप का, गिरफ्तार कर दिया गया है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में अनिल कुमार रहेंगे। बहुत बड़ी खबर लखनऊ से। आम्रपाली ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है। कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इस ग्रुप के मसला कोर्ट में भी चल रहा है और ईडी ने अनिल कुमार मित्तल, जो कि आम्रपाली ग्रुप का ऑडिटर है, उसको गिरफ्तार किया है। 7 दिन के पुलिस कस्टडी में अनिल कुमार को रखा जाएगा। आम्रपाली ग्रुप के लेन देन को लेकर पूछताछ होने वाली है और अरबों का फर्जीवाड़ा किया है आम्रपाली ग्रुप ने। उस फर्जीवाड़े की वजह से आज भी लोग परेशान हैं। लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी को उनसे लेकर फर्जीवाड़ा किया गया और इस मामले में ये आपको बड़ी जानकारी देते हैं कि एक गिरफ्तारी हुई है। अभी ये गिरफ्तारी हुई है ऑडिटर की। आम्रपाली ग्रुप का ये ऑडिटर है अनिल कुमार मित्तल। ऑडिटर की गिरफ्तारी ईडी ने की है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की है और लखनऊ से गिरफ्तारी की है और 7 दिन की पुलिस कस्टडी में अनिल कुमार को रखा जाएगा। पूछताछ की जाएगी। महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं कि आम्रपाली ग्रुप ने जो फर्जीवाड़ा किया है, अरबों रुपयों का फर्जीवाड़ा जो किया है, वो किस तरह से अंजाम दिया गया। संतोष हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, ये जो पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है, इसको समझाते हुए आप दर्शकों को बताएं कि ये गिरफ्तारी कितनी महत्वपूर्ण है और क्या उम्मीद है इस गिरफ्तारी से, क्या सूचना इससे मिल सकती हैं? संतोष, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। ये खबर बड़ी है। इस खबर से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स और आएंगी वो एबीपी गंगा लगातार आपको देता रहेगा।
लखनऊ की सिक्योरिटी कंपनी के करोड़ों रुपए का हड़पने का मामला है। इस मामले में इंस्पेक्टर लक्ष्मी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर एसआईटी जांच की जा रही है और लक्ष्मी सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी जेल भेज दिए गए हैं। करोड़ों रुपए की जो बरामद रकम है उसको चोरी करवाया गया था। एबीपी गंगा ने मामले में पहले खुलासा किया था। ये खबर आपको दे दें, दरअसल इंस्पेक्टर लक्ष्मी समेत 6 पुलिसकर्मी जिन्होंने पैसे हड़पे, रुपए हड़पे और इस मामले में कार्रवाई होती चली गई। एसआईटी ने जांच की है। लक्ष्मी सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी जेल भेजे गए थे और पुलिस ने रकम को बरामद करने का दावा किया था, लेकिन उसमें बड़ा हेरफेर किया गया। और संतोष हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, इस खबर से जुड़ी हुई जो भी नई जानकारियां, जो भी अपडेट्स हैं, वो आप दर्शकों को पहले दें। देखिए, गाजियाबाद में जो लक्ष्मी सिंह चौहान थी, उन्होंने एक निजी जो कैश मैनेजमेंट कंपनी थी, जो उसके 2 करोड़ से ज्यादा की रकम जो चोरी हुई थी और चोरों से बरामद हुई थी वो रकम, उसको लक्ष्मी सिंह चौहान और उनके इंस्पेक्टर उनके मातहतों ने चोरी कर लिया था। इस पूरे मामले को एबीपी गंगा ने सबसे पहले उठाया। उसके बाद फिर लक्ष्मी सिंह चौहान, जो गाजियाबाद में लिंक थाने की इंस्पेक्टर थी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और लक्ष्मी सिंह चौहान समेत 6 पुलिसकर्मियों को जेल जाना पड़ा। अब इस पूरे मामले में एसआईटी ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है, लक्ष्मी सिंह चौहान पर एफआईआर दर्ज करके। यानी कि एसआईटी ने अपनी जो जांच है, अलग से जो जांच है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एसआईटी, उसने अब जांच शुरू कर दी है। यानी कि लक्ष्मी सिंह चौहान के लिए और मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए संतोष धन्यवाद। तो चोरी की गई थी और एफआईआर दर्ज कर ली है एसआईटी ने। एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस मामले में खुलासा किया था और अभी इस खबर से जुड़ी हुई एक अपडेट आपको एबीपी गंगा देता रहा है और देता भी रहेगा। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। पीएम मोदी आज 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बातचीत करेंगे और यह बैठक कल की तरह ही दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। और आज जिन 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी मीटिंग करने वाले, उसमें यूपी भी शामिल है, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज की इस बैठक में हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी यूपी में केसेस उतने ज्यादा नहीं, नियंत्रित कंट्रोल स्थिति है, लेकिन और राज्यों से भी यहाँ पर संख्या कम है। और यूपी के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, देखिए ये वो प्रदेश हैं जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं। कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है वो जुड़ेंगे। तेलंगाना है और ओडिशा के सीएम के साथ साथ कई और अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। तो कल की अगर हम बात करें तो पीएम ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से, उपराज्यपालों से और प्रशासकों के साथ बातचीत की थी। तो इस खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश तिवारी आपको दिख रहे हैं, वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। तो शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। सबसे पहले शैलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा, मुख्यमंत्री ने क्या तैयारी की है? मुख्यमंत्री क्या क्या बातें रख सकते हैं? हालांकि स्थिति कंट्रोल्ड है, कोरोना के केसेस उतने नहीं है, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, यहाँ का क्षेत्रफल है, उस हिसाब से स्थिति बहुत कंट्रोल्ड है। तो क्या तैयारियां, क्या आज प्रधानमंत्री के समक्ष मुख्यमंत्री रख सकते हैं? राजीव, देखिए, भले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो केसेस कंट्रोल कहे जा रहे हो, अधिकारी दावा कर रहे हो, लेकिन अगर हम रोज जिस तरह से केस नए आ रहे हैं उनको देखें तो हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। खासतौर से कुछ शहर, लखनऊ, नोएडा, कानपुर, सहारनपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, ये कुछ ऐसे, आगरा, ऐसे शहर हैं कुछ जहां पर इतनी तेज़ी से अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं कि हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। और हमें लगता है कि आज जब वार्ता होगी तो निश्चित रूप से इन शहरों को लेकर भी ध्यान में रखते हुए आगे बातचीत की जाएगी। और अगर आप देखिए, राजधानी लखनऊ की बात करते हैं तो कल की तारीख में राजधानी लखनऊ में 66 केस आए थे। नोएडा में डेली 40, 50, 60, 70, बीच में 80, 83 इस तरह केस आए हैं। गाजियाबाद में इसी तरह आ रहे हैं। तो हालत बहुत ज़्यादा काबू में नहीं कही जा सकती है। और क्योंकि अगर इसी तेज़ी से
केस बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भले जितनी भी सरकार ने तैयारी की हो, फिर आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये वायरस जो है तेजी से फैलेगा। बहरहाल 3 बजे की जो प्रधानमंत्री के साथ वीसी है, उस वीसी में स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ में स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, दोनों विभागों के प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव भी रहेंगे, डीजी भी रहेंगे, अपर मुख्य सचिव गृह रहेंगे। तो ये कुछ लोग हैं जो शैलेश, आपने कभी बड़ी जानकारी दी है, जरा उस जानकारी को दर्शकों को हम दे भी देते हैं। मैं आपके पास फिर लौट रहा हूं, और बड़ी जानकारी यही है कि 66 नए मामले 24 घंटे के भीतर सिर्फ लखनऊ से सामने आए। हमारे संवाददाता शैलेश ने भी यही जानकारी आपको दी थी कि कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बढ़ोतरी देखिए दिन ब दिन हो रही है। कंट्रोल दिख रही स्थिति, लेकिन उसके बाद भी केसेस कम नहीं रहे। 66 नए मामले सामने आए हैं और जिले में जो संख्या पहुंच गई है वो 716 पहुंच गए। सिर्फ लखनऊ में 513 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। शैलेश, केसेस वाकई लगातार आ रहे हैं। अब केसेस के बारे में, प्रदेश की स्थिति के बारे में तो अवगत करवाएंगे। इससे तर और मुख्यमंत्री क्या रख सकते हैं कि अनलॉक में जो रियायतें मिली उसमें केसेस बढ़े हैं या प्रदेश में उसमें भी कंट्रोल रहे हैं? क्या किसी तरह का फीडबैक मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से लिया है? क्योंकि हालांकि वो टीम 11 के साथ तो बैठक करते ही है रोजाना, लेकिन क्या जिलाधिकारियों से भी इस बैठक से पहले संवाद उन्होंने किया है या करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री रोज अपनी टीम 11 की जो बैठक कर रहे हैं उसमें जो अधिकारी उनके होते हैं वो पूरे प्रदेश भर का जो खाका है, जो पूरे प्रदेश के हालात हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रखे जाते हैं। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पल पल क्या हो रहा है प्रदेश में कोरोना को लेकर, चाहे केस बढ़ने की बात हो, चाहे उसकी तैयारियों की बात, उनको हर चीज़ से अवगत कराया जा रहा है। तो इस मामले में तो देखिए कोई दो राय नहीं है कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की और यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने जिस तरह से कोई ऐसा दिन नहीं जब कोविड को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ना की हो, समय तय है, फिर चाहे वो दूसरे शहर में रहे तो लौट कर आए उस बैठक के लिए। तो ये तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने जिस तत्परता के साथ हालात को यहाँ पर खुद संभालने के लिए कमान अपने हाथ में ली। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसी चीज़ें भी हैं जब अधिकारियों से आदेश नीचे तक आते हैं तो अभी भी लापरवाही देखने के लिए मिलती है। फिर चाहे वो 8 महीने की गर्भवती महिला की मौत का मामला हो इलाज न मिलने की वजह से, फिर चाहे वो मामला हो सड़कों पर बेधड़क लोगों का बिना मास्क के घूमने का, फिर चाहे वो मामला हो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनका पालन ना करने का। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं देखिए, तो इनको रोकने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आज जब मुख्यमंत्री की बैठक होगी तो अभी तक जितने भी अधिकारी हैं वो सारी रिपोर्ट दे चुके हैं मुख्यमंत्री को यहाँ पर, और आज जब दोबारा कोविड की बैठक होगी जो मुख्यमंत्री रोज सुबह करते हैं 10 बजे के करीब, तो उस बैठक में भी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट डेटा है हर जगह का कि कितनी कार्रवाई की गई, कितने लोगों कार्रवाई के अलावा कितने केसेस और बढ़े हैं, हर लॉकडाउन में किस तरह से बढ़े, ये सारी चीजें, ये सारी स्थितियां रखी जा सकती हैं। मैं शैलेश लौटता हूं आपके पास। इस बीच जरा अविनाश का रुख कर लेते हैं, वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, इस वक्त सरकार को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है क्योंकि तनाव की स्थिति है। हमारी चाइना के साथ भी चल रही, नेपाल के साथ भी ठनी हुई है, तो स्थितियां क्या है वो सब जान रहे हैं। इस बीच में बैठकें भी चल रही हैं और इस बीच में कोरोना की स्थिति को भी देखना है। देखिए, कल भी प्रधानमंत्री ने बैठक की थी, आज भी 3 बजे के करीब ही बताया जा रहा है कि बैठक होगी। आज कल की जो बैठक हुई थी, किस तरह का फोकस, किस तरह की बातचीत मुख्यमंत्रियों के साथ हुई और आज क्या हो सकता है, फोकस किस पर रह सकता है? सिर्फ कोरोना पर रहेगा या आगे आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहेगी, अनलॉक की उस पर बातचीत होगी? किस तरह का फोकस रह सकता है? आज की बैठक किस पर फोकस रहेगा? जी देखिए राजीव, अगर बात करें तो जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा कोरोना को, कि किस तरीके से अनलॉक 1 जो 1 जून से हुआ है उसके बाद से केसेस जो बढ़ रहे हैं लगातार, उसको टैकल करने के लिए राज्य सरकारें क्या कर रही है। कल की अगर बात करें तो कल सारे राज्यों से फीडबैक लिया गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी तरफ से फीडबैक दिया, बताया कि किस तरीके से उनके यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने यह भी बताया कि प्रवासी मजदूर काफ़ी तादाद में उत्तराखंड वापस आए हैं और इतनी बड़ी तादाद में उत्तराखंड में कभी भी एक साथ लोग वापस नहीं आए, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड में पलायन हो रहा था उसके बाद पहली बार उत्तराखंड में इतने सारे लोग एक साथ वापस गए हैं। और कहीं ना कहीं जो बड़े महानगरों से गए हैं या जो इधर उधर ट्रेन में धक्के खाते हुए या फिर बस से ट्रेवल करते हुए गए हैं, तो उसी वजह से ये संक्रमण फैला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से आश्वस्त किया है कि पूरी तरीके से सिचुएशन टैकल में है और लगातार वो निगरानी कर रहे हैं और बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की जाँच की जा रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा भी किसी के अंदर लक्षण नजर आता है तो तत्काल उसकी जाँच कराई जा रही है। ये जानकारी
जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से दी है। इसके साथ साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी अपनी ओर से जानकारी दी कि उनके राज्य में क्या कुछ चल रहा है। आज अगर बात करें तो आज खासतौर से वो बड़े राज्य शामिल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा केस है। दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इसके अलावा राजस्थान है। तो इस तरीके के कई सारे राज्य जहाँ पे बहुत ज़्यादा केस है। तो इसलिए आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार का भी फोकस इन्हीं सभी राज्यों पर है कि किस तरीके से ये बड़े राज्य कोरोना के संक्रमण में आते जा रहे हैं और कोरोना यहाँ पे लगातार फैलता जा रहा है। तो इसको लेकर केंद्र सरकार आज जो मुख्यमंत्री तमाम सारे राज्यों के उनसे बातचीत करेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीडबैक ले रहे हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि जब वो फीडबैक ले रहे हैं आप तो अविनाश नजर बनाए रखें, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के धन्यवाद। तो शैलेश आप बने रहिए हमारे साथ, हम एक आगे की खबर पर आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच में एक जो बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा उस खबर का रुख कर लेते हैं। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है। ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और ट्वीट कर दिखा है कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल राहुल गांधी का। प्रधानमंत्री से पूछा है कि चुप क्यों है आप, प्रधानमंत्री क्यों छिपा रहे हैं, अब बहुत हुआ, हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है। राहुल गांधी का ट्वीट करके उन्होंने पूछा है कि ये खामोशी क्यों है, चुप्पी क्यों, हमारे सैनिक मारने की चीन की हिम्मत कैसे हुई। सोनिया गांधी ने श्रद्धांजलि दी थी और ये कहा था कि हम साथ में हैं, कांग्रेस अध्यक्षा हैं। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए, पूछा कि खामोश क्यों, चुप क्यों हुआ, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सैनिकों को मारने। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ओपीडी शुरू करने के आदेश दिए गए। पीएचसी, सीएचसी और ओपीडी शुरू करने का आदेश दिया गया है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और आमजन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना काल में जो कोरोना संक्रमित नहीं है और दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानियां और चुनौतियां उनके सामने आ गई थी, बचने तक ही। और ऐसे में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने भी आदेश जारी कर दिया है। सभी डीएम को और सीएमओ को आदेश दिया गया है, पीएचसी, सीएचसी में एक रोगी के साथ एक तीमारदार को ही एंट्री मिलेगी। जुकाम, बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या वालों को अलग कमरे में जांच और उपचार दिया जाएगा। ऐसे रोगी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी नहीं जाएंगे। शुगर, बीपी जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रोगियों को एक साथ 1 महीने की दवाइयां दी जाएंगी। 1 या 2 चिकित्सक वाले प्राइवेट क्लिनिक की ओपीडी ही सेवा शुरू हो पाएगी। तो ऐसे में एबीपी गंगा आपको ये जानकारी दे रहा है, आप भी बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, सब निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपके भीतर सिम्टम्स हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये सारे सिम्टम्स, या आप महक नहीं महसूस कर पा रहे, स्मेल नहीं कर पा रहे, तो आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी नहीं जाएंगे, आपके लिए अलग से व्यवस्था है। और ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश हमारे संवाददाता बने हुए हैं। शैलेश, कोर्ट को इस पर नाराजगी व्यक्त करनी पड़ी थी और पूछा था कि ओपीडी कैसे इतने लंबे समय तक बंद रखी जा सकती है। अब आदेश दिए गए, क्या क्या आदेश हैं, और ये आदेश चूंकि बहुत जरूरी है तो मैं चाहता हूं कि आप विस्तार से और आराम से दर्शकों को समझाएं कि क्या आदेश है। राजीव, निश्चित रूप से कोर्ट को इसलिए दखल देना पड़ा क्योंकि अगर हम पिछले कुछ समय में, जब से कोरोना का संकट काल आया, हम अगर तब से बात करें तो जिस तरह से कोरोना के पेशेंट्स की जो मौत हो रही है, जो केस आ रहे हैं, वो तो अब हाईलाइट है, वो मीडिया सामने ला रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि इस कोरोना काल की वजह से जो किसी दवाई का कहते हैं जैसे एक साइड इफेक्ट भी होता, उसी तरह से कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान एक साइड इफेक्ट है, वो ये है कि बाकी जो इलाज थे वो ठप हो गए कहीं ना कहीं, और उसका नतीजा हमने कई बार देखा। बहुत सारी मौतें भी रिपोर्ट हुई कि इलाज नहीं मिला इसलिए मौत हो गई। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी वजह रही कि कोर्ट को दखल देना पड़ा और पूछना पड़ा कि अभी तक ओपीडी क्यों नहीं चल रही है। और उसके बाद अब शासन के स्तर से ये आदेश जारी किए गए हैं कि प्रदेश भर में जो प्राइवेट क्लिनिक की ओपीडी हैं, जो सीएचसी हैं, पीएचसी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर ओपीडी की सेवाएं जो हैं उनको अब शुरू कर दिया जाए। और इसके साथ ही वहाँ के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जो कोविड का प्रोटोकॉल है, देखिए वो तो सभी को पालन करना है। इसके अलावा गाइडलाइंस की अगर बात करें तो जो सीएचसी हैं, जो पीएचसी हैं, वहाँ पर पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद व्यक्ति अंदर जाएगा, अगर उसमें लक्षण है तो अलग उसको रखा जाएगा। बाकी अगर साधारण कोई मरीज है तो वो रजिस्ट्रेशन काउंटर तक जाएगा, उसका तीमारदार। एक मरीज के साथ सिर्फ एक तीमारदार रहेगा। और कंडीशन ये भी है कि चाहे निजी हो या सरकारी अस्पताल हो, कहीं पर भी तीमारदार जो होगा, अगर 60 साल से अधिक का व्यक्ति है, 60 साल या उससे ऊपर, या कोई बच्चा है, गर्भवती महिला है, तो वो तीमारदार के रूप में नहीं जा सकते हैं, उनको एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़,
जो प्राइवेट क्लिनिक्स के लिए कहा गया है वो ये कहा गया है जहाँ पर 1 या 2 चिकित्सक हो वहीं पर इस तरह की सेवाओं को शुरू किया जा सकता है। और वहाँ पर भी एक और व्यवस्था ये है, निर्देश है या एडवाइजरी भी है कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स है वो फ़ोन पर पहले अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। इसको इस तरह से मैनेज किया जाएगा कि 1 घंटे में 4 से 5 मरीजों को ही अपॉइंटमेंट दिया जाए, यानी एक मरीज के अगर करीब 12 से 15 मिनट का समय मिलता है तो एक तो इलाज बेहतर होगा, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने शैलेश दी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद और उम्मीद ये करते हैं कि जो अस्पताल प्रबंधन है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल खास तौर पर है, वो इन निर्देशों का पालन करेंगे और अगर निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मनमाने अस्पताल संचालकों का लाइसेंस ही रद्द होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मनमानी झेली है लोगों ने इनकी लॉकडाउन के दरमियान। एक बहुत बड़ी खबर है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, फिर से बढ़ गई हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो एबीपी गंगा लगातार आपसे जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हैं हम आपको देते हैं और सबसे पहले देते हैं 55 पैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, 55 पैसे और महंगा हो गया है। डीजल के दामों में भी 69 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। अविनाश हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारियों के साथ। अविनाश, ये मार कब तक झेलनी पड़ेगी? रोजाना इजाफा हो रहा है। बिल्कुल राजीव, आज 11वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अगर बात करें तो पिछले 11 दिन में लगभग जो है 6 रुपए के ऊपर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। और कल सोनिया गांधी ने भी इसको लेकर प्रधानमंत्री को खत लिखा था, लेकिन फिलहाल अभी अगर बात करें ग्राहकों को कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार के ऊपर जो आर्थिक बोझ का भार है वो पेट्रोल और डीजल, इसके अलावा शराब के जो उस शराब के ऊपर जो टैक्सेस हैं उससे जो पैसे मिल रहे हैं, इसी की वजह से सरकार को जो आर्थिक बोझ है उसको थोड़ा कम करने में मदद मिल रही है। लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह की कोई रियायत ग्राहकों को मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जी अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सरकार तो अपना आर्थिक बोझ कम करना चाहती है और इस मकसद से पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ा रहे, लेकिन उस गरीब आदमी का क्या, जिसकी जेब पर इतना बोझ पड़ रहा है कि उसकी सैलरी नहीं आ रही, कुछ की सैलरी कट रही है, घर चलाना मुश्किल हो गया, नौकरियां छोड़कर लोग दूसरी जगहों को चले गए और ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करने वाले, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाने वाले लोगों पर ही इसका असर नहीं पड़ता है, महंगाई पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। सरकार को इन लोगों की भी चिंता करनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए गंगा प्राइम।